हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों। प्रहलाद चौहान जी, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। राजू मेवाड़ा, गुड आफ्टरनून सर जी। इंतजार का फल मीठा होने वाला है आज। थैंक यू दोस्त। और लाइव कौन कौन है, जल्दी से कमेंट्स करें। राजेंद्र सिंह, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून दोस्त। जल्दी से कमेंट्स करें। और दोस्तों लिंक को जरूर शेयर करें, जिससे और भी साथ जुड़ सके अपने। मध्य प्रदेश का बहुत बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिससे एग्जाम में लगभग कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें उससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन ना आया होगा। अंकित जायसवाल, हेलो सर, हेलो दोस्त। दोस्तों जैसे पहले भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि जो ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट होके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अंकित जायसवाल, यस सर, थैंक यू भाई। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। अंकित जायसवाल, चलो जल्दी से आ जाओ लाइव। पहली क्लास हम एक बार ले चुके हैं। क्या कर रहे थे हम लोग? प्लेट्यू ऑफ एमपी, है ना, मध्य प्रदेश के पठार। अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मध्य प्रदेश को जियोग्राफिक स्ट्रक्चर के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने भूखंड में बांटा गया है। जल्दी से कमेंट्स करेगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल पढ़ा भी था कि मध्य प्रदेश को जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। देव राजपूत 7, प्रहलाद चौहान 5, 7 भागों में बांटा गया है। कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि एक तो था मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर कौन कौन से आए थे आपके पार्ट? भाई मालवा का पठार उसी में आ गया था, मध्य भारत का पठार उसी में आ गया था, रीवा पन्ना का पठार उसी में आ गया था, बुंदेलखंड उसी में आ गया था, बुंदेलखंड के बाद आपका नर्मदा सोन घाटी उसी में आ गया था, और फिर सतपुड़ा, मेकाल रेंज, देन फिर बघेलखंड। ऐसे 7 भूखंड में मध्य प्रदेश को ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया था, है ना। वो सातों के सातों में हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मध्य भारत का पठार। नितेश राठौर, 7 प्लेटू, बिल्कुल सही, 7 प्लेटू, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे मालवा, मालवा का पठार। अच्छा, मालवा का पठार मुझे बताएगा, मालवा का पठार बना कैसे है मध्य प्रदेश में? मालवा का पठार का स्ट्रक्चर या फिर मालवा के पठार का जन्म कैसे हुआ, कैसे बना हुआ है मालवा का पठार? जल्दी जल्दी कमेंट्स करें। मालवा का पठार बना कैसे है? निकिता सिंह, हेलो सर, हेलो निकिता। नहीं पता किसी को मालवा का पठार बना कैसे है? चलो हम डिस्कस करते हैं फिर मालवा का पठार बना कैसे है ना। देखो मालवा का पठार
है ना, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। ये हमें पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ेगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, है ना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या बोलता है, किसी को पता है भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है? थोड़ा बहुत अभी जान लेते हैं वैसे, बाकी पूरा का पूरा हम जब इंडियन ज्योग्राफी जब हिमालय पढ़ेंगे, है ना, कि हिमालय की जो उत्पत्ति कैसे हुई है और लगातार हिमालय की हाइट कैसे बढ़ रही है, जब वो डिस्कस करेंगे तब पूरी तरह से अच्छे से जान लेंगे डीप थ्योरी को। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड करती है और रिलेट करती है। किसी को पता है कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी क्या होती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या रहता है? कपिल जैन जी सर, क्या होता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत? देखो, डायरेक्ट ट्रिक से पढ़ना तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो पर्वत और पठार है ना, या फिर जो पहाड़ियां हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझ लो कि, है ना, ये मान लो अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। यहाँ पे क्या है भाई, आपके पेड़ पौधे लगे हैं, है ना, ये प्लांटेशन होकर रखा है, और यहीं पे आप लोगों का क्या किसी का घर बना हुआ है ना, ये घर बना चाहे आपके ही मान लो, ये आपकी भाई यहाँ पे फोर व्हीलर भी खड़ी हुई है ना, ये आपकी ये फोर व्हीलर खड़ी हुई है ना, ये हो गया आपका क्या, ऊपर वाला एरिया, या अर्थ क्रस्ट बोल सकते हैं इसको, भू परपटी वाला, भू परपटी, है ना, अर्थ क्रस्ट 0 किलोमीटर से। अब इसी से अगर मैं बिलो चलता हूं कितने, 100 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर अगर बिलो चलता हूं, नीचे चलता हूं, तो इसके नीचे क्या मिलेगा मुझे? इसके नीचे मुझे मिलेगा, पहले तो इस एरिया को बोलते क्या है, इसे बोलते हैं भाई लिथोस्फियर, यानी स्थल मंडल। अगर आप लोगों से पूछे है कि भाई स्थल मंडल का कैसे क्या रहता है डिप्थ, तो 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का एरिया क्या हो जाता है, आपका स्थल मंडल हो जाता है। और इसी के नीचे अगर जाते हैं हम लोग, तो 100 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से बिलो आपका कितना भाई, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा आपका, एंथनोस्फियर, यानी दुर्बलता मंडल, है ना, दुर्बलता मंडल कहलाएगा। अब इसमें होता क्या है कि एक तो क्या हो जाता है यहाँ पर हाई टेम्परेचर, लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस तक इसमें हाई टेम्परेचर रहता है। जब इतना हाई टेम्परेचर रहेगा, और साथ में कितना रहेगा इसमें हाई टेम्परेचर के साथ, हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यानी अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप। जब ये दोनों चीजें रहेंगी तो बताओ मुझे चीजें क्या हो जाएगी, मोल्टिंग अवस्था में हो जाएगी, है ना, चीजें क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो इसके अंदर की जो भी सारी चीजें हैं वो कैसे, ये तरल पदार्थ में हो जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म में हो गई, ये लिक्विड फॉर्म में हो गई। वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, लेकिन अभी क्या जैसे हम लोग यहाँ मालवा को समझने वाले हैं, तो क्या थोड़ा सा चीजों को समझ ले कि मालवा का उद्गार कैसे हुआ, बना कैसे है ना, तो टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम चीज को इसको कवर अप करते हुए चल रहे हैं कि भाई ऊपर वाला जो एरिया भूपर्पट्टी कहलाता है, जिसके ऊपर सारे लोग निवास करते हैं, उसके अगर बिलो 100 किलोमीटर नीचे आओगे, तो 0 से लेके 100 तक का क्या स्थलमंडल एरिया कहलाता है, उसके नीचे 100 से लेके 400 तक का क्या कहलाएगा आपका, एंथ्रोस्फियर कहलाएगा, यानी दुर्बलता मंडल कहलाएगा। और दुर्बलता मंडल में क्या लगभग लगभग 1900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है,
और उसी में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, चीज़ें यहाँ पे क्या मोल्टिंग हो जाएगी। और ये चीज़ों जो रहती है ये क्या रहती है, ये रहती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ। अब ये क्या हो जाता है, मोल्टिंग अवस्था में हो जाता है, मतलब एकदम घुल जाता है। और जब ये घुल जाएगा और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहेगा तो इसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं, और धारा कैसे, लगभग ऐसे, है ना। ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्वेक्शनल करंट यानी संवहनी धारा, है ना, संवहनी धारा। अब जब संवहनी धारा उत्पन्न होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा भाई, डोलने लगेगा। या तो इस तरह से इसको समझ लो, ये ऊपर जो है ये ऐसे प्लेटें हैं, है ना, ऐसी प्लेटें जमी हुई है। यार एक तालाब हो गया, और भी अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं कि जैसे ये एक तालाब हो गया ना, ये तालाब हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें आप बोट लेके चल रहे हो, है ना, ये दो बोटें चल रही हैं। अब ये यहाँ पे क्या होती है, वेव उत्पन्न होती है। तो आपकी बोट क्या करेगी, डगमगाना चालू कर देगी। डगमगाना चालू कर देगी, सेम कंडीशन ऐसे ही रहता है। अब, है ना, डगमगाना चालू कर देगी, और डगमगाना चालू कर दी ऊपर चलेगी। और भी थोड़ा सा और भी समझो आप, है ना। सब लोगों ने खाना तो बनाया ही होगा, खाना बनाया ही होगा। जब खाना बनाया होगा तो कैसे, ये हो गया भाई मेरा कुकर हो गया, इसमें यहाँ मैंने दे दी सीटी। अब भाई मुझे क्या करना है, मैंने मान लो खाना बना रहा हूँ, है ना, खाना बनाया। तो खाना बना के क्या होता है, इसमें मैंने जो भी सामान डालो, अब चाहे राइस डालो, है ना, चाहे आप दाल डालो, दाल के साथ क्या कर दिया आपने, पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद नीचे से क्या दे दिया मैंने भाई, यहाँ पर इसका टेम्परेचर या हीट दे दी इसको। हीट दे दी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो भी चीजें हैं वो गर्म होगी, और गर्म होने के चलते क्या होता, वेपोराइजेशन यानी वाष्प बनेगा, है ना, वाष्प बनेगा। और इधर क्या रखा है, इसको पूरी तरह से पैक करके रखा। जब पैक करके रखा तो ये क्या हो जाएगा, एयर ऊपर उठना चालू होगी। तो क्या होगा भाई, कंप्रेशन बढ़ेगा, और जैसे कंप्रेशन बढ़ा वैसे क्या हो जाएगी, ये सीटी ऊपर ऊपर उठेगी। जब ये सीटी ऊपर उठेगी तो क्या होगा, यहाँ से वेपोराइजेशन क्या बाहर निकल जाएगी, है ना, बाहर निकल जाएगी। तो सेम कंडीशन ऐसे ही है, कैसे, और भी एक और एग्जांपल समझ लो चलो, है ना। ये हो गया आपका गैस स्टोव हो गया। आज ही देख लेना घर जाकर क्या रहेगा। जैसे ये तपेली रखी, आप लोगों ने क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको भाई चाय बनाना है ना, आपने चाय बनाना है तो आपने क्या करा, स्टोव रखा, स्टोव के ऊपर आपने पानी गर्म कर दिया, मतलब पानी रखा। अब पानी रखने के बाद फिर क्या होता है भाई, चाय पत्ती ये सब चीज तो बाद में डालोगे, लेकिन पहले क्या करो, ये सब पानी रखा है, सिर्फ हल्का सा पानी देखना, उसमें कुछ मत डालना। आपने हीट दी तो क्या होगा, यहाँ पे हल्का हल्का सा चीजें कुछ दिखाई देने लगी, ऐसे 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 कुछ दिखाई देने लगेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो गर्म वाटर रहता है, हीट वाटर रहता है ना, या वार्म वाटर कह सकते हैं इसको, वार्म वाटर जो रहेगा हीट से वार्म वाटर हो जाएगा। जो गर्म और पानी रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा। ऊपर क्यों उठेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जो ठंडा वाटर है, ठंडा वाटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। यानी कह सकता हूं कि ये हीट से क्या हो जाएगा, जब मैंने हीट दी तो जो ठंडा वाटर रहेगा, ठंडा पानी रहेगा, तो वो नीचे जाएगा, और गर्म वाटर क्या रहेगा, ऊपर जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल चालू हो जाएगा, ऐसे से घूमना चालू हो जाएगा। और जैसे घूमना चालू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन चालू हो जाएगा, यानी पानी वाष्प में उड़ना चालू हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बनती है कि 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इनमें क्या रहता है, जब ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होता है। कन्वेक्शन करंट का मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे रोटेट होना चालू कर देता है। और जैसे रोटेट होना चालू करता तो ऊपर रखी ये सारी प्लेटें, ये प्लेटें समझने के लिए समझ लो कि भाई, अब अगर जहां से जो भी एरिया से उस शहर का नाम ले लो। मान लो ये जैसे हो गया भोपाल हो गया, है ना, ये हो गया इंदौर हो गया, इधर हो गया दिल्ली हो गया, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली बसा है वो दिल्ली प्लेट के ऊपर बसा है, इंदौर बसा है वो इंदौर प्लेट के ऊपर बसा है, भोपाल है तो भोपाल प्लेट के ऊपर बसा है।
वैसे तो अगर आप देखोगे तो भाई नॉर्मल एक अलग प्लेटें रहती हैं, लेकिन हम फॉर एग्जांपल ये समझ लेते हैं भोपाल इंदौर दिल्ली जैसी कोई प्लेटें नहीं है ना। नॉर्मल माइनर जो भी प्लेटें हैं वो सीधी कितनी 20 है ना। और मेजर प्लेटें आपकी 7 हैगी। मेजर प्लेटों का देखा जाए तो 7 है और माइनर प्लेटें आपकी 20 प्लेटें रहती हैं। उसके बाद में फिर उनके पार्ट्स हैं, तो जब हम लोग चट्टान रॉक्स और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तब क्लियर करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको समझ लो कि जैसे भोपाल हो गया, भोपाल प्लेट के ऊपर बसा है, इंदौर इंदौर। अब जब यहाँ पे ये पानी भरा है, या एक तरह का समझ लो मोल्टेड है, ये पिघला हुआ पदार्थ है। जब इसमें कन्वर्शन करंट उत्पन्न होगा तो क्या होगी, लहरें उत्पन्न होगी। जब लहरें उत्पन्न होगी तो ये क्या करेंगे, ये प्लेट आपस में भाई टकराएगी या दूर हटेगी, है ना। जैसे ये बोट हो गई, जब इसमें लहरें उत्पन्न होगी तो क्या करेगी, ये आपस में या तो ये या ऐसे टकराएगी या दूर हटेगी, टकराएगी या दूर हटेगी, टकराएगी या दूर हटेगी। और जब टकराने से एक ऊपर जाएगी एक ऐसे जाएगी, टकराने में क्या होता है एक ऐसे जाएगी, है ना, एक ऐसे जाएगी। तो ऐसे में आपका फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन होता है आपका माउंटेन का, माउंटेन्स या हिल का, है ना, या पर्वत कह सकते हैं इसको, है ना, हिंदी में पर्वत बोलेंगे। तो ऐसे में माउंटेन होता है, फॉर्मेशन किसका होगा, पर्वत का होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हाई स्पीड रहे, है ना, तीव्रता से। अगर ये प्लेटें आपस में जब टकराती है, एक प्लेट नीचे आएगी एक ऊपर जाएगी, तो जब हाई स्पीड से अगर ये टकराएगी तो दो तरह से होता है, या तो ऐसे होगी, है ना, या फिर ऐसे हो जाएंगी। जब ऐसे होंगी तो बीच में दरार उत्पन्न हो जाएगी, और जब ये पास में आएगी तो क्या होगा, एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे बढ़ हो जाएगा। तो जब हाई स्पीड में टकराएगी, या एक बात ऐसे समझ लो कि जैसे एक लोहे की चद्दर होगी ना, लोहे की चद्दर हो गई। अब भैया आपको आ गया गुस्सा, और जैसे गुस्सा है आपके पास रखा था हथौड़ा, आपने खींच के मार दिए इसमें, और जैसे खींच के मारोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा सेफ, है ना। और मान लो कि आपको गुस्सा आया, लेकिन क्या करा, आपने हल्के से हथौड़ा मारा, तो हल्के से हथौड़ा मारे तो सेप कैसा बन जाएगा, ऐसा सेप बन जाएगा, है ना, ऐसा सेप बन जाएगा। ऐसा सेप बन गया, मतलब सीधा सीधा ये समझ लो कि जो टेबल नुमा आकृति जो बनती है वो कहलाती है आपकी प्लेट्यू, है ना। मेरा जो समझाने का, इतनी जो सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल दिया उसका कहने का मतलब जो प्लेट्यू, प्लेट्यू का जो आकृति रहती है वो कैसी रहती है, टेबल नुमा रहती है ना। जो पठार की आकृति कैसी रहती है, टेबल नुमा रहती है। और जो हाई स्पीड से ऊपर उठता है वो क्या रहता है, पिरामिड टाइप का, है ना, ये पिरामिड टाइप का। तो इससे क्या कहेंगे अपन, पर्वत, है ना। तो चीजें समझ में आई थोड़ी सी, क्या कि जब हाई स्पीड से अगर यहाँ पे स्पीड से अगर ये चीजें आपस में टकराती, प्लेटें आपस में टकराएगी, प्लेटें टकराने का कारण क्या है, ये कन्वेक्शन करंट है। और जैसे कन्वेक्शन करंट आपस में जब भंवर उत्पन्न होगी तो ये प्लेटें आपस में टकराएगी, क्योंकि दोनों प्लेटें या तो ऐसे आएंगी या दूर हटेंगी, दूर हटेगी तो यहाँ से गैप बन जाएगा, है ना, गैप बन जाएगा। और इसी तरह से आप लोगों ने देखा भूकंप, भूकंप भी आने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सिस्मिक वेव रहती है। जो कन्वेक्शन करंट के चलते क्या होता है, सिस्मिक वेव रहती है, वो बाहर निकलना चालू करती है। बाहर कहाँ से निकलेगी भाई, कहीं ना कहीं से रास्ता तो चाहिए ना उसको। जैसे कुकर होगा, अगर ये सीटी नहीं रहेगी तो क्या करेगा, कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा पूरी तरह से। अगर ये सीटी को मैं चोक कर देता हूँ, नीचे से अगर इसका लोड बढ़ाता जाता हूँ बढ़ाता जाता हूँ, तो एक समय क्या आएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा कुकर, है ना, ये ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो सेम ऐसे ही रहता है कि अगर कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिले तो क्या बहुत तेजी से भूकंप आता है, ज्यादा तीव्रता से आएगा। और नहीं तो नॉर्मल अगर रास्ता मिल जाए तो ये चीज हो जाएगी। और एक और चीज अगर आप यहाँ आपको समझना है ना, मेन चीज आपको समझना है, क्या समझोगे कि जैसे मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ऐसे रास्ता मिल गया, है ना, ये प्लेटें हट गई, प्लेटें हट गई। और प्लेटें हटने से क्या हो गया, ये अंदर क्या भरा है, इसको कहेंगे अपन रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है। ये किस फॉर्म में रहेगा, मैग्मा के रूप में रहेगा, है ना, मैग्मा रहेगा। मतलब पिघली हुई अवस्था क्या कहलाती है आपकी, मैग्मा कहलाती है। और यहीं से क्या हो जाएगा, ये चीजें बाहर निकल गई, ये चीजें बाहर निकली। अब ये बाहर निकली मतलब सीधा ये समझ लो आपका कुकर हो गया। भाई आपने क्या करा, ज्यादा पानी डाल दिया, आपने जो भी दाल जो भी चावल आपने बॉयल किया तो ज्यादा पानी डाल दिया, तो कुकर उठा, फिर क्या करेगा, पानी फैलना चालू कर देगा, पानी फैलना चालू कर देगा, इसके अगल बगल जमना चालू हो गया, जमना चालू हो गया। यही क्या कहलाएगी आपकी, यही आपकी ज्वालामुखी कहलाएगी, वोल्केनिज्म कहलाएगी, है ना, ज्वालामुखी कहलाएगी। क्योंकि यहां से आपको क्या एक छिद्र मिल गया, मैग्मा क्या करेगा, बुदबुदाते हुए बाहर निकलेगा। अब इसमें क्या रहता है भाई, वाष्प भी रहेगी, गैसेस भी रहेगी, है ना, और दूसरे मिनरल्स भी रहेंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे बाहर निकलना चालू, अब बाहर निकलना चालू हो तो क्या करेगा,
आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये क्या करेगा, ऐसे फैलेगा, है ना, ऐसे फैलेगा, ये ऐसे फैलेगा तो ऐसे ये चीजें हो जाएगी चालू। अभी ऐसे फैलेगा, अब जितनी ऊपर तक उठे, आप लोगों ने देखा होगा या यूट्यूब पे देख लेना ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है। भाई कई कई किलोमीटर तक उसकी गैसेस और पूरे बादल छा जाते हैं, है ना, ऐसे बनना चालू हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये ठंडा होने पे क्या कहलाएगा, ठंडी हुई अवस्था क्या कहलाएगी इसकी, लावा कहलाएगी। लावा मतलब पिघली हुई अवस्था क्या कहलाएगी, मैग्मा। और ठंडी अवस्था क्या कहलाएगी आपकी, लावा। और यही लावा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बेसाल्ट रॉक, है ना, बेसाल्टिक रॉक्स, यानी बेसाल्ट की चट्टाने। और बेसाल्ट की चट्टाने किसके किस में परिवर्तित हो जाएगी, बेसाल्ट की चट्टाने किसके किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो सीधा सीधा आप लोगों को यह समझ लेना कि जहां भी काली मिट्टी है वो बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है ना। जहां भी काली मिट्टी अगर आपको पृथ्वी पे कहीं पे भी दिखती है तो वो क्या बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है। और बेसाल्ट रॉक पहले क्या था भाई, लावा था। और लावा से पहले क्या था, वो मैग्मा था। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक हलचल के चलते, प्लेट विवर्तनिक के चलते क्या हो गया, लावा बाहर निकल गया, मतलब मैग्मा बाहर निकल गया, ठंडा हो गया, बेसाल्ट रॉक में कन्वर्ट हो गया। और बेसाल्ट रॉक क्या हो गई, धीरे धीरे घिस के किस में परिवर्तित हो गई, काली मिट्टी में परिवर्तित हुई। काली मिट्टी का दो तीन नाम और भी है भाई, इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं, है ना। और काली मिट्टी में, अच्छा काली मिट्टी में बताओ कौन सा सिस्टम रहता है, काली मिट्टी में क्या रहता है, चलो मैं ही बता देता हूँ। काली मिट्टी में कैपिलरी सिस्टम रहता है। अगर आप लोगों ने खेतों में देखा होगा तो काली मिट्टी कैसी रहती है, अगर उसमें अगर पानी जाता है ना, काली मिट्टी है, अगर उसमें पानी चला गया तो क्या हो जाती है, काली मिट्टी फूल जाती है। और जैसे पानी सूख जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक सॉइल एक कैपिलरी सिस्टम काम करता है, कि नली का टाइप जैसी काम करती है। जब भी उसमें पानी जाता है तो क्या होता है, नलियों के चलते फैल जाती है, मतलब फूल जाती है। या तो घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना, काली मिट्टी को उठाना, बूंद बूंद करके पानी डालना, और जैसे बूंद बूंद करके पानी डालोगे वैसी वो मिट्टी क्या करेगी, जो आकार उसका रहेगा उसे उसका आकार बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब फूलती हुई चली जाएगी। और जैसे पानी खत्म होता जाएगा वैसे क्या करेगी, वो सिंक होती हुई चली जाएगी। और धीरे धीरे इतनी सिंक होगी कि आपस में फिर क्रैक हो जाएगी, बिखर जाएगी पूरी तरह से, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई कि ज्वालामुखी कैसे बनता है, भूकंप कैसे आता है, पर्वत कैसे बनता है, और प्लेट्यू कैसे बनता है। ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को। क्योंकि देखो मालवा का पठार में पढ़ाने में क्या नॉर्मल तरीके से एक 15-20 मिनट या आधे घंटे में चीजों को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता चलना चाहिए कि भाई मालवा का पठार आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और उत्पत्ति हुई तो पठार का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो पठार का स्ट्रक्चर भाई टेबल नुमा रहता है। और जो माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, पिरामिड टाइप का रहता है आकृति इसकी। और जब भी पिरामिड दिखे तो वहां समझ लो कि पृथ्वी के नीचे जो प्लेट टेक्टोनिक वाला सिस्टम है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, वो क्या करेगा, हाई प्रेशर लगा है इसलिए माउंटेन बना है, लो प्रेशर लगा है मतलब आपका प्लेट्यू बना हुआ है। और ये प्लेट्यू जहां भी आपको प्लेट्यू दिखे हमारा समझ लो कि भाई खनिज का भंडार रहता है, मिनरल्स मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर, अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो फिर आगे अपन बढ़ते हैं। भाई ऊपर वाला भूपर्पटी वाला एरिया हो गया, 0 से लेके 100 किलोमीटर के एरिया को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल के ऊपर कौन सी रहती है, ये प्लेटें रहती है जो तैरती रहती है, किसके ऊपर। क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई जो प्लेटें हैं वो कौन से मंडल के ऊपर तैरती रहती हैं, तो वो एस्थनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेटें सारी तैरती रहती हैं। और तैरने का कारण क्यों भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो पिघली हुआ स्तंभ रहते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण, है ना। तो ये सारी चीजें रहेगी। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो जल्दी से कमेंट्स करें कि प्लेट्यू और माउंटेन कैसे बनता है। फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और प्लेट्यू
और माउंटेन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसका कारण क्यों है? उसका कारण ये है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से सारे के सारे ये जब बाहर निकलेंगे तो ये क्या एक तरह की धातु ही रहती है इनमें, रिच रहते हैं पूरी तरह से। और ये जो है आप लोगों का ये छिद्र हो गया, ये लावा हो गया आप लोगों का। लावा ठंडा होकर क्या बन जाएगा? बेसाल्टिक रॉक बन जाएगी, और बेसाल्टिक रॉक धीरे धीरे घिसकर इरोजन होकर, है ना, बेसाल्टिक रॉक का जैसे इरोजन होगा तो क्या बन जाएगा? ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ब्लैक सॉइल को क्या कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसमें कैपिलरी सिस्टम रहता है। चीजें क्लियर हो गई? अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो मालवा का पठार कैसे बना है भाई? ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। और पूरे मालवा के पठार पे क्या पाई जाती है भाई? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया तो मैं रफ करता हूँ इस चीज को। सी आर राठौर क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम। मालवा का पठार, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार कहाँ तक फैला हुआ है? चलिए भाई मैपिंग पे आ जाओ आप लोग। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कौन सा? मध्य भारत का पठार, है ना। मध्य भारत का पठार पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं अब मैंने मध्य प्रदेश के जब फर्स्ट लेक्चर मेरा हुआ था उस समय मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर अप करवा दिए थे सारे। तो अब देख के आप लोग बता सकते हैं कि मालवा का पठार कितने जिलों में फैला हुआ है, इसका विस्तार, है ना। ये क्या हो गया था आपका? मध्य भारत का पठार, जो कितना था? 10.7% था। 10.7% था मध्य प्रदेश का एरिया, इतना कैप्चर करता था ये। और मालवा कितना हो जाएगा? 28.6% मध्य प्रदेश का एरिया कैप्चर करता है। अमित पटेल रतलाम। चलो इसका विस्तार लिख लेते हैं, एक्सटेंशन इतना है ना। विस्तार किस किस राज्यों में है? तो मेरे भाई इसका जो विस्तार है आपका एमपी में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में प्लस राजस्थान में भी थोड़ा सा पार्ट टच करेगा, क्योंकि ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इधर राजस्थान में भी टच करेगा ये, है ना। और जिलों की अगर बात करता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट की, है ना, डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले यही कवर अप करता है, सबसे ज्यादा जिले यही कवर अप करेगा भाई। इधर मंदसौर वाला एरिया भी कैप्चर करेगा, गुना हो गया, अशोकनगर हो गया, विदिशा हो गया, सीहोर हो गया, शाजापुर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, ये पूरा एरिया
इसी के अंदर आएगा, आगर मालवा हो गया, आप लोगों को सारा सारा एरिया कौन कवर अप कर जाएगा, यही कर जाएगा। ठीक, तो लगभग कितने जिले हो गए आपके, लगभग 18 जिले, लगभग 18 जिलों में ये रहेगा, है ना। मैपिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे भाई आप लोगों का, मंसूर वाला एरिया, है ना, या मंसूर हो गया, ऊपर में नीमच है, मैंने पहले कवर अप करवा दिया। फिर इधर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजगढ़ हो गया, है ना, रायसेन हो गया, विदिशा हो गया, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, भोपाल, अशोकनगर, है ना, अशोकनगर के बाद फिर इधर आगर मालवा, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, शाजापुर के बाद, शाजापुर के बाद और अगर बात करता हूं तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, है ना, ऐसे लगभग कितने 18 जिले हैं। 18 जिले में क्या करता है ये पूरी पूरी बाउंड्री, मतलब मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा एरिया कैप्चर कौन कर लेता है आपका, मालवा का पठार कर लेता है, और सबसे ज्यादा जिलों में फैला किसका है, विस्तार है तो मालवा के पठार का है ना। ये वाली सारी चीजें हैं, देवास, विदिशा, गुना, राजगढ़, ये भी एरिया हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि यहाँ से आपका गुना हो गया, इधर राजगढ़ हो गया, है ना, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आगर मालवा, यहाँ पे इतना रतलाम हो जाएगा, यहाँ पे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, शाजापुर के नीचे फिर आप आ जाओगे इधर सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, फिर अशोकनगर, और ये सारी चीजें पूरी बेल्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, तो ऐसे 18 जिलों में इसका विस्तार है ना। ये हो गया। अब एक और चीज थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये हो गया फिर मेरा मालवा का पठार, नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा, मालवा का पठार, है ना। अब मुझे बताओ कि मालवा के पठार के पूर्व में क्या लगता है ना, ये पूर्व में कौन सा पठार लगता है, पश्चिम में दक्षिण में क्या लगता है, उत्तर में क्या लगता है, और पश्चिम। जल्दी से कमेंट्स करो अगर आप लोगों को मालूम है कि मालवा के पठार के पश्चिम में कौन सा क्या एरिया लगेगा, या कौन सा पठार लगेगा, कौन सा पर्वत लगेगा। ऊपर के जिले मिटा देता हूं मैं ना। देखो मैपिंग से अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, मैपिंग से क्या हो रहा है, अगर मैप में अगर आप लोग देखोगे तो मालवा के पठार के ऊपर में क्या हो गया आपका, मालवा के पठार के ऊपर में हो गया आपका मध्य भारत का पठार। भाई जैसे हम लोगों ने कल देखा मध्य भारत का पठार, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि भाई मध्य भारत के ऊपर नॉर्थ में क्या था, वो थी क्या बोलते हैं, यमुना, यमुना रिवर, या फिर गंगा यमुना बेसिन एरिया था पूरा का पूरा। अब उत्तर में तो हो गया क्या, मध्य भारत का पठार, है ना। पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाए आपका मेवाड़ का पठार, है ना, मेवाड़ का पठार। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछता है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना है कि भाई मेवाड़ का पठार मालवा को किससे अलग करता है, मेवाड़ का पठार जो है मालवा को किससे अलग करता है, इतने में यहां लिख देता हूं, बुंदेलखंड का पठार, और दक्षिण में हो जाएगा आपका नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा सोन वैली। जल्दी से कमेंट्स करो, मेवाड़ का जो पठार है वो मालवा को किससे अलग करता है। चलो एक हिंट दे देता हूं, इंडिया में जो क्लाइमेट डिवाइडर का काम कौन करता है, ये नहीं, क्लाइमेट नहीं कहेंगे उसको, बोले मानसून डिवाइडर का काम कौन करता है,
एनीवन? देखो, कोई ना, ये आपकी अरावली, अरावली माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। राजस्थान में बारिश नहीं होने का कारण भी यही है, क्योंकि जो अरब सागर से जो मानसून उठता है वो क्या करता है, इससे टकराता नहीं है, इसके समानांतर क्या हो जाता है, बहना चालू कर देता है। तो इसी के चलते इधर वाले एरिया में कि सिर्फ 25% बारिश होती है, तो ये पूरा क्या रेगिस्तान वाला एरिया हो गया, इससे थोड़ा 25% ज्यादा होती। तो राजस्थान में बारिश नहीं होने के कारण या जिम्मेदार कौन रह गया आपका, अरावली पर्वत हो गया। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है ना। वर्ल्ड का अगर ओल्डेस्ट रॉक, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की अगर बात की जाए, सबसे पुराने पर्वत की बात की जाए, तो वो कौन हो जाएगा, अरावली पर्वत हो जाएगा। और अरावली पर्वत आपका दिल्ली तक फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है ना। तो अरावली पर्वत और मालवा के जो पठार को अलग कौन करता है भैया, मेवाड़ का पठार हो गया। ये दोनों के बीच को, मतलब दोनों को अलग करता है, डिवाइडर का काम करता है। और अरावली क्या करता है, मानसून डिवाइडर का काम करता है। ये राजस्थान में बारिश नहीं होने का मेन कारण यही है। और इसके नीचे में अगर बात करता हूँ दक्षिण में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नर्मदा सोन वैली हो जाएगा ये, है ना। नर्मदा सोन वैली हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, नीचे सतपुड़ा मेकार रेंज हो जाएगी, और ये वाला जो एरिया हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो जाएगा ये बुंदेलखंड। फिर ये वाला एरिया हो जाएगा रीवा पन्ना, फिर यहाँ पे बगलखंड वाला एरिया हो जाएगा ये, है ना। तो वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश, ये मालवा के पठार के ऊपर में क्या हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, पश्चिम हो गया मेवाड़ का, और मेवाड़ क्या करता है, अरावली और मालवा को अलग करता है, पूर्व में बुंदेलखंड हो गया, और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी हो गई। इतनी चीज क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी क्लाइमेट देखते हैं, है ना, जलवायु कैसी है यहाँ पर। मालवा की पठार की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है मालवा के पठार की? मानसूनी? नहीं, मानसूनी तो है, लेकिन कैसी है? ये है टेम्परेट, है ना, टेम्परेट टाइप, ये क्लाइमेट है यहाँ का। टेम्परेट टाइप यानी सम शीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। मतलब यहाँ पर क्या है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंड गिरती है। ठंड वाला में एरिया कौन सा हो जाएगा, मध्य भारत का पठार। यहाँ पे फोग गिरता है, सबसे ज्यादा फोग इधर आ जाता है ना। कोहरा अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसका रीजन क्यों है, क्योंकि हिमालय से जो हवाएं आती है वो दिल्ली होते हुए कहाँ पे जाएगी, ये वाले एरिया में जाएगी, है ना। ये वाले एरिया में उत्तर प्रदेश से होते इधर आ जाएगी। लेकिन मालवा में आता है फोग, लेकिन कम आता है ना। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वर्ल्ड बेस्ड जो क्लाइमेट बोला गया था, विश्व का सबसे अच्छा क्लाइमेट बोला गया था। ये किस एक कह सकते हैं, किस पर्यटक ने बोला था, विदेशी पर्यटक ने, किसने बोला था कि जो इसकी जो जलवायु है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, किसने बोली थी? कमेंट्स करो कि मालवा के पठार की जो जलवायु है ना, ये नोट डाल के मैं लिख देता हूं कि मालवा की जो पठार की जलवायु है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने बताई थी? किसी को पता है? चीनी यात्री, बिल्कुल, नाम क्या था? होंगसंग नहीं, फयान, फहियान, फयान था चीनी यात्री।
जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया हुआ था, उसने मालवा की जो क्लाइमेट, जो जलवायु है, उसको क्या बोला गया था? विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया गया था। ठीक। अब सॉइल कैसी है? सॉइल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझी थी। सॉइल कैसी है यहाँ की? भाई काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल होने का कारण क्यों है? भाई काली मिट्टी होने का कारण क्यों है? क्योंकि ये किससे? बेसाल्टिक रॉक से बनी है। और बेसाल्टिक रॉक क्या है? लावा। इसको एक और नाम क्या बोलते हैं? इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं, कॉटन। कॉटन सॉइल, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, है ना? कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसको। और इसमें क्या रहता है? कैपिलरी सिस्टम रहता है, जो मैं थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, कि क्या होता है जब जो काली मिट्टी रहती है उसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी डालूंगा तो वो क्या करेगी? फूल जाएगी, है ना? या ऐसे समझ लो कि कोई भी बंदा बैठा है, अगर उसकी मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं, या किसी की आप तारीफ कर दो, तो बंदा कैसा हो जाएगा? या बंदा हो या बंदी, है? आप लोगों ने किशमिश देखा होगा ना, किशमिश को अगर पानी में डालते तो वो कैसा हो जाता है? फूल जाएगा ना। वैसे ही ये क्या करेगी? फूल जाएगी। और जब उसका पानी पूरी तरह से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगी, है ना? उसमें क्रैक्स आ जाएगी। तो सेम ये समझ लो कि जो किशमिश है, किशमिश आपकी काली मिट्टी होगी, उसको अगर पानी में डाल दिया तो क्या करेगी? फूल जाएगी। या जिसको झूठी तारीफ सुनने की आदत है उसको भाई तारीफ कर दो, वो हो गया काली मिट्टी, हो गया आपका। ठीक है। चलो, अब सॉइल मिट्टी का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? क्रॉप्स की, कि किस तरह की यहाँ पर फसल उगाई जाती है। ये वाले पठार पे फसल, है ना? क्रॉप्स कौन कौन सी बोई जाती है? तो जल्दी से मुझे कमेंट्स करो। देखो मिट्टी काफी अच्छी है, इसमें आप जो भी चीज डालोगे, पहली बात तो कपास, कपास बहुत अच्छे से हो जाएगा इसमें। लेकिन क्या रहता है? मूंगफली इसमें नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जैसे पानी कम पड़ता है वो क्या करेगी? सिंक होती जाती है। और जब सिंक होती जाएगी तो जो जमीन के अंदर जो भी चीजें डाली जाती है वो सही तरीके से फूल नहीं पाती है ना? तो अगर जमीन के अंदर किसी भी चीज को, अनाज को अगर फुलाना है, तो वो वहां पे कैसी मिट्टी चाहिए? दूरदरी खुरदरी मिट्टी चाहिएगी, है ना? दूरदरी खुरदरी मिट्टी चाहिएगी। मान लो आलू हो गया, आलू की खेती किसमें अच्छी हो सकती है? जो आपकी दूरदरी खुरदरी मिट्टी है, मतलब पथरीली जमीन पे आलू सही से हो सकता है। आपकी मूंगफली सही से हो सकती है ना? कहाँ पर? मोटे अनाज वाले कहाँ पे हो सकता है? ये वाली जगह पे हो सकता है। लेकिन ये वाली मिट्टी कैसी? एकदम बारीक रहती है, जो एक दूसरे से चिपकी रहती है। और जैसे इसमें पानी जाता है तो वो फैल जाती है, और जैसे पानी खत्म होता है तो आपस में क्या होती है? बिल्कुल चिपक जाएगी, एकदम चिगट टाइप की रहेगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोटे अनाज वाली फसल तो कम होगी, है ना? यानी बारीक अनाज वाली ज्यादा होगी। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका? गेहूं, है ना? सोयाबीन, फिर चना, है ना? मसूर भी बोल सकते हैं, मसूर भी होती है यहाँ पर। गेहूं, चना, सोयाबीन, है ना? गेहूं, चना, सोयाबीन, ये चीजें होती है। और एक और चीज, अफीम। अफीम कहाँ पर होती है आपकी? मंदसौर, जैसे कल हम लोगों ने देखा था। मंदसौर, मंदसौर में सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है। एक और चीज लिख लो आप, कपास, है ना? कि कॉटन सॉइल तो बोलते ही हैं। तो कपास सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में? खरगोन, खरगोन वाले रीजन में सबसे ज्यादा कपास होता है। मतलब निमाड़ वाले सिस्टम में। निवाड़ अलग है, निमाड़ अलग है ना? निमाड़ नीचे वाले को बोला जाएगा, और निवाड़ उधर वाले छतरपुर वाले एरिया को। गांजा।
बोर्ड से सही मही दिखता, बड़ा लिखो। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा लिखना है। ओके। चलो भाई, थोड़ा सा हो गया। अब चना सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा आपका? चना होगा भैया विदिशा में। मध्य प्रदेश में विदिशा में सबसे ज्यादा क्या होता है? चना होता है ना? सोयाबीन बताओ, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? और ये तो आप लोगों को सबको पता है कि ये वाला है क्या, होशंगाबाद में होगा गेहूं तो। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? सोयाबीन विदिशा में। हम्म। उज्जैन शाजापुर नहीं। सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है आपके धार जिले में। उज्जैन में पहले था, अब हट गया। अपडेटेड डाटा है। पहले था उज्जैन में सबसे ज्यादा सोयाबीन हुआ करता था, लेकिन अब चेंज होके क्या हो गया, धार हो गया। तो धार जिले में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, विदिशा में सबसे ज्यादा चना होता है। अफीम की खेती कहाँ पे की जाती है? भाई मंदसौर में की जाती है, नीमच में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मंदसौर में होती है। कपास जो होता है आपका कहाँ, यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया आपका खरगोन में होता है। ठीक। अब वेजिटेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। वनस्पति कैसी रहेगी यहाँ की? देखो दो चार तो ऐसे हैं जो पेड़ पौधे जो सब जगह रहेंगे, जैसे महुआ हो गया, पीपल, नीम, सागौन, है ना, बमूल, बबूल, है ना। ये सारी जो रहेगा ये नॉर्मल से सब जगह होता है। आम है, ये नॉर्मल सब जगह होता है, आप लोगों ने देखा ही है ये सारी चीजें। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो आम है उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश का जो आम है सबसे ज्यादा फेमस है, उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट्स करो कि जो मध्य प्रदेश का जो आम है, कौन सी किस्म का आम यहाँ पर उगाया जाता है या खेती की जाती है? जल्दी से कमेंट्स करो। दशहरी नहीं, दशहरी नहीं। नेहा सिंह, गेहूं सीहोर में ज्यादा होता है नहीं, सीहोर में ज्यादा नहीं होता है। सीहोर में बासमती होता है। बासमती तो वो हो गया, चावल हो गया। यहाँ पे वो सरबती होता है, सरबती। सीहोर में सरबती गेहूं सबसे ज्यादा होता है। आशीर्वाद आटा का नाम आप लोगों ने सुना हुआ, आशीर्वाद जब भी एड लेके आता था बोलता ना सीहोर की चक्की हो, या फिर सीहोर से निकला हुआ आटा। या फिर आप इधर चले आओगे, राजस्थान चले आओगे, तो राजस्थान या फिर दिल्ली चले आओगे, कहीं भी ऐसी दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो वहाँ सीहोर के गेहूं के नाम से बहुत सारा गेहूं बेचते हैं। और सरबती सबसे ज्यादा। जल्दी बताओ यार, कि मध्य प्रदेश का जो आम है वो कौन से, देखो आप लोगों ने खाया भी होगा यार उसको। चलो मैं ही बता देता हूँ। नूरजहां मध्य प्रदेश का जो किस्म है। नहीं, तोतापरी भी नहीं है, कलमी बादामी भी नहीं है। नूरजहां आम है। अब सीजन आने वाला है वापस से, है ना। अब सीजन आने वाला है तो अब क्या करोगे? जाना मार्केट में, बोलना कि भैया नूरजहां आम दे दो हमें। बोलना नूरजहां आम दे दो। सिद्धार्थ चौधरी, नूरजहां बिल्कुल सही सिद्धार्थ, है ना, नूरजहां आम होता है। चलो,
ये हो गया भाई तेंदुपत्ता, इंदुपत्ता, सारी चीजें इसमें हो ही जाएगी सागौन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, मालवा रीजन में, कि मिनरल्स क्या हैं। मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स खनिज क्या क्या है, जल्दी से कमेंट्स करो। खनिज कौन कौन से हैं यहाँ पर, मालवा के पठार में खनिज कौन कौन से हैं? किसी को पता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। डोलो माइट, एच बेस्टस, है ना। एक हो गया डोलोमाइट, हो गया एक एजबेस्टस हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका फास्फेट। डोलोमाइट, एजबेस्टस, फास्फेट, ये तीनों के तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? आपके झाबुआ। सिद्धार्थ चौधरी, अफगानिस्तान मूल की मानी जाने वाली आम प्रजाति नूरजहाँ के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल। चलो इंडस्ट्री देख लेते हैं हम लोग, है ना। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, मालवा का जो पठार है, यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। देखो रतलाम है, रतलाम में क्या हो जाएगा, रतलाम में बताओ, रतलाम में कौन सा उद्योग है? रतलाम के जावर में चीनी मिल है ना। रतलाम के जावर में चीनी मिल है, जो मध्य प्रदेश का प्रथम है। 1934 में बनाया गया था इसको, 1934 में बनाया गया था मध्य प्रदेश का प्रथम। फिर झाबुआ, झाबुआ के मेघनगर, मेघनगर, मेघनगर और पेटला वाद में बहुत सारी इंडस्ट्री है ना। फिर धार, धार में तो सबको पता ही है, पीतम, पीतमपुरा, है ना। इसको क्या कहते हैं, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। नहीं, डेट्रॉइट ऑफ एमपी कहते हैं इसको, डेट्रॉइट, डेट्रॉयड, या फिर मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहेंगे इसको, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल की कंपनियां हैं। सीहोर, सीहोर का जो बुधनी एरिया है, बुधनी एरिया में क्या आएगा, आपकी रेलवे स्लीपर फैक्ट्री है। रेलवे स्लीपर फैक्ट्री है सीहोर के बुधनी में। आगे और बात करते हैं हम सागर, सागर के बीना में क्या है, सागर के बीना में है ऑयल रिफाइनरी, है ना, तेल रिफाइनरी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सागर के बीना में जो ऑयल रिफाइनरी है, वो किसके सहयोग से बनाई गई है, कौन से देश के सहयोग से बनाई गई है?
सागर के बीना में जो ऑयल रिफाइनरी है वो कौन सी कंट्री के सहयोग से बनाई गई है? बुधनी में एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर है, आइसर। आइसर का। सागर बीना है, सागर के बीना में जो ऑयल रिफाइनरी है वो किसके सहयोग से बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भैया ओमान। किसके? ओमान की सहायता से बनाई गई है। राजेंद्र सिंह ओमान, है ना। फिर इंदौर। इंदौर, इंदौर में क्या है भैया? जेम्स ज्वेलरी पार्क है। जेम्स जेम्स ज्वेलरी पार्क है। और ये प्रदेश का कैसा पहला पार्क है? प्रदेश का, प्रदेश का पहला है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सागर, नहीं सागर तो हो गया आप लोगों का, है ना। फिर भोपाल। भोपाल में क्या है? भोपाल में आप लोगों ने देखा होगा रेल के, रेल रेल कोच फैक्ट्री है। कहां पर? निषादपुरा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अभी और भी है। ठीक। रतलाम के जावर में क्या है? चीनी मिल है, जो 1934 में प्रथम में बनाया गया था। झाबुआ के मेघनगर पेटलावद में बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं। धार के पीथमपुरा को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं। सीहोर बुधनी में क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री है। सागर के बीना में ऑयल रिफाइनरी है, जो ओमान की सहायता से बनाई गई। इंदौर के जेम्स में ज्वेलरी पार्क है, जो प्रदेश का पहला है। भोपाल में क्या? रेल कोच फैक्ट्री है, जो निषादपुरा में है ना। निषादपुरा में। इसके बाद रायसेन उज्जैन, है ना। रायसेन में क्या है? रायसेन में क्या? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर क्या आएगा, आप लोगों को पता है कुछ? ऑप्टिकल फाइबर प्लांट है ये कहां पर? मंडीदीप। ऑप्टिकल फाइबर से आप लोग क्या समझते हैं, किसी को पता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है? 1955 में स्टैब्लिश रेल कोच फैक्ट्री। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर क्या रहता है? ऑप्टिकल फाइबर किसी को पता? ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या रहती है? भाई ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका जो इंटरनेट जो प्रोवाइड होता है ना। एक तरह का ग्लास रहता है, ग्लास के अंदर एक लाइट बीम के थ्रू आपका जो इंटरनेट का डेटा प्रोड्यूस किया जाता है ना। उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जियो हो गया और आजकल एयरटेल है, ये सारी कंपनियां क्या कर रही है? माइक्रोवेव को खत्म करके धीरे धीरे काय में डेटा कन्वर्ट कर रही है। सब ऑप्टिकल फाइबर में आ रहा है ना, फाइबर केबल के थ्रू आ रहा है। और पूरा समुद्र ही रास्ते से, मतलब ये कह सकते हैं आपका जो इंटरनेट का डेटा सबसे ज्यादा अच्छी बैंडविड्थ और सबसे ज्यादा हाई स्पीड के थ्रू मिलती है, फाइबर के केबल के थ्रू मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर
एक ऐसी पतली तार होती है जिससे लाइट का उपयोग करके डेटा ट्रांसफर बहुत ही तेजी से होता है। बिल्कुल दोस्त, एकदम सही। है ना, लाइट बीम के थ्रू क्या करते हैं, डेटा प्रोड्यूस किया, वो ट्रांसफर किया जाता है इक्विपमेंट लगाकर। ठीक। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन का नागदा, है ना, उज्जैन के नागदे में क्या है, प्रदेश का, यहां पर ऑप्टिकल कारखाना है ना, कारखाना है, प्रदेश का सबसे बड़ा ऑप्टिकल, प्रदेश का, एक मिनट यार, सबसे बड़ा ऑप्टिकल कारखाना है कहां पर, नागदा में। देवास, देवास में क्या है, अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला डेट वो शुष्क बंदरगाह कहाँ है भाई, कल तो हमने देख लिया था दूसरे नंबर वाला, लेकिन कल मैंने बताया भी था, कल वाली जो पिछली क्लास थी मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश का जो पहला ड्राई स्पोर्ट या शुष्क बंदरगाह कहां पर है, देवास के मंगल यार्ड, है ना, देवास के मंगल यार्ड पर क्या है, मध्य प्रदेश का पहला शुष्क बंदरगाह या ड्राई स्पॉट, है ना, ड्राई पोर्ट, एक मिनट, ड्राई पोर्ट है ना। और साथ में इसके क्या है, बैंक नोट प्रेस यहां पर, बैंक नोट प्रेस है जो स्टैब्लिश 1975 में की गई थी, है ना। तो ये लगभग लगभग पूरे एरिया हो गए। अब मुझे ये बताओ कि मालवा पठार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी मध्य प्रदेश के मालवा पठार की, मध्य प्रदेश के मालवा पठार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसकी सबसे ऊंची या हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, मालवा के पठार की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सिगार, बिल्कुल सही। अच्छा, कितने मीटर की है, हाइट क्या है उसकी, सिगार एकदम सही है, 800 के समथिंग। बिल्कुल। देखो, इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी, पहली है सिगार, दूसरी जनापाव, तीसरी धजारी, है ना, पहली सिगार, दूसरी जनापाव, तीसरी धजारी, ये हो जाएगी आपकी 881 मीटर, है ना, ये 881 मीटर, दूसरी हो जाएगी 854 मीटर, लगभग सिगार चोटी क्या 881 मीटर है, दूसरी हो जाएगी 854 मीटर, और लास्ट हो जाएगी आपकी 810 मीटर। मतलब मालवा का जो पठार है उसमें कितनी चोटियां हैं, एक तो सिगार हो गई, दूसरी जनापाव हो गई, तीसरी धजार हो गई। जनापाव आप लोग जब पढ़ोगे चंबल रिवर, है ना, चंबल रिवर जब आप लोग पढ़ोगे, सिद्धार्थ धूपगढ़ पीक, अरे मेरे दोस्त धूपगढ़ पीठ यहाँ पे नहीं है, धूपगढ़ पीठ तुम्हारी ये वाले एरिया में, सतपुड़ा मैकाल रेंज,
सतपुड़ा, अपन मालवा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं अपन। मध्य प्रदेश की बात ना करके अपन क्या कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की हाईएस्ट पीक पूछ रहे हैं अपन। और ये आगे मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक आ गई आप लोगों की, है ना। धूपगढ़, ये आपके ये अलग आ गया यहाँ पे, सतपुड़ा मैकाल रेंज में 1350, ये मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। अच्छा, रिवर्स कौन कौन सी यहाँ पर, नदियाँ, नदियाँ कौन कौन सी है? नदियाँ एक तो हो जाएगी, देखो आपकी चंबल, चंबल कहाँ से निकलती है? आपके जनापाव से निकलती है। फिर शिप्रा, पार्वती, है ना, सिंध, नहीं क्या बोलते हैं, काली सिंध, काली सिंध हो गया, बेतवा, माही, बेतवा, माही, मालवा के पठार से सबसे ज्यादा रिवर्स उद्गम होती है, मतलब सबसे ज्यादा निकलती है इसे, है ना। तो मेरे दोस्त, ये हो गया आपका मालवा का पठार कंप्लीट। एक पठार कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, मध्य भारत का, दूसरा मालवा का। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल, या तो बुंदेलखंड कर लेंगे, या फिर रीवा पन्ना, या फिर नर्मदा सोन घाटी, कोई सा भी उठा लेंगे, है ना। आज की क्लास में कोई डाउट्स तो नहीं है? भाई क्लास अच्छे से समझ में आई? मैंने आज आप लोगों को क्या करा कि भाई पर्वत कैसे बनता है, पठार कैसे बनता है ना, उसका फॉर्मेशन, उसकी उत्पत्ति मैंने आप लोगों को बता दी। जो लोग लेट ज्वाइन किए वो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, रिप्ले करके, कि पर्वत और पठार की उत्पत्ति कैसे होती है, मालवा का पठार बना कैसे है ना, ये चीज मैंने अच्छी, एक एक चीजें मैंने लगभग लगभग जो एग्जाम ओरिएंटेड से और जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो चीजें मैंने कवर अप करवा दी है ना। और जब हम एमसीक्यू लगाएंगे इसके, है ना, जैसे टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्लेट्यू का, तो इसके बाद फिर एमसीक्यू लगाना चालू कर देंगे हम लोग, एक या दो क्लास एमसीक्यू की रख लेंगे। बेस्ट ये हो जाएगा आप लोगों के, जो आप लोगों ने पढ़ा है मई के मई, उसमें साथ साथ आपके क्वेश्चन लगना चालू हो जाएंगे। और जब डिस्ट्रिक्ट और जब वो पढ़ेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, फिर भी एक बार इसका डिस्कशन होगा ये वाले पठार का, है ना, नदियाँ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो लगभग इस एरिया से हम लोगों ने सारी चीज कवर अप कर ली है। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। अंकित जायसवाल, हर दिन और कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं सर जी आपके साथ। थैंक यू अंकित। बस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, वीडियो डालते हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज 3 बजे आपकी एक और क्लास है, ब्रह्मपुत्र रिवर। पहली हिमालयन की 2 रिवर खत्म करवा चुका हूँ मैं, एक हो गया आपकी सिंधु रिवर हो चुकी है, दूसरी गंगा रिवर हो चुकी है। आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर को देखेंगे। और शाम को 8 बजे आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, है ना। यूनिट डिजिट की 2 क्लासेस हो चुकी है, नंबर सिस्टम की तीसरी क्लासेस, नहीं 3 शायद क्लासेस हो चुकी है, या आई थिंक हो सकता है कि 2 या 3 जो भी होगा, है ना। नेक्स्ट अगली क्लासेस रहेगी उसकी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो वापस मिलते हैं 3 बजे ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर। चलिए दोस्त, थैंक यू वेरी मच।
किसी को कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स तो नहीं है ना? अगर हो तो बाद में कमेंट्स भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।